एक्सपेरिमेंट का नंबर डालिए, डेट डाल दीजिए, और ये है आपके एक्सपेरिमेंट का एम, ऑब्जेक्ट क्या है? यौगिक लोलक का अध्ययन करना तथा इसके गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करना एवं प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, एम है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है अगर, तो आपको बार पेंडुलम चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, मीटर स्केल चाहिए और नाइफ एज चाहिए जो रिजिड सपोर्ट होगा, उससे आप बार पेंडुलम को लटकाएंगे। ठीक, इसको नोट करने के बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये बार पेंडुलम है आपका, ये नाइफ एज है, ये बार पेंडुलम है, ये रिजिड सपोर्ट है। और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जी की वैल्यू 4π² आएगा। इसको हमने डिराइव किया है, तो आप थ्योरी भी लिख लीजिएगा, थ्योरी भी लिखिए। और ये नहीं है इसका, इसको हटा दो। एल एक्चुअल में है क्या? ये जो एल है, ये एल है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन एंड सस्पेंशन। मतलब दोलन बिंदु से लेकर के निलंबन बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, उनके बीच की दूरी। ये निकलता कैसे है? तो k² + L। टी क्या है? टी क्या है? ये टाइम पीरियड है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए अपना प्रैक्टिकल करते हैं। ये पूरा सिस्टम है, ये कंपाउंड, इसको बार पेंडुलम भी बोलते हैं। ठीक है, यौगिक लोलक। इस यौगिक लोलक में टोटल यहाँ से अगर होल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 होल्स हैं। 19 होल्स कहने का मतलब क्या? 19 होल कहने का मतलब क्या? बीच का 10th वाला दोनों के लिए बराबर होगा। बराबर कैसे? इधर से 9, उसके बाद 10, और इधर से भी 9, उसके बाद 10। क्लियर हुआ? अब इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करना है तो इसके दो सिरे, ये ए सिरा मान लेते हैं और ये बी सिरा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? और ये जो एक्सिस है तुम्हारा, ये एक क्षैतिज अक्ष है जिसके परितः इसके दोलनों को ज्ञात करता है, और इसकी सहायता से जी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जी का मान निकालेंगे। क्या करना है? जी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पहले ये जो नॉब लगा हुआ है तुम्हारा, ये जो अक्ष लगा है, वो ए सिरे के पहले पे लगा है, फिर दूसरे पे आएगा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां नहीं। 10वां इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ आवर्तकाल अनंत होता है, गिर जाएगा, लग देगा, कई कारण हो सकते हैं। तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी पहले पता कर। देखो बेटा, हर होल जो बने हैं ना, हर होल के बीच की दूरी इसमें 5 सेंटीमीटर की है। तो ये 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45। यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 40। यहाँ, फिर यहाँ ऐसा करके पूरा रीडिंग लेना है। क्या रीडिंग लेना है? इसको यहाँ लटकाएंगे, ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर लटकाना है, ए सिरे ऊपर रख के पहले इसको रखा, यहाँ इसको इस तरीके से लटकाओ कि ये दीवार से टच ना हो और बैलेंस हो। लगा दिया? और एक विस्थापन बहुत ज्यादा नहीं करना है, इसको बहुत ज्यादा विस्थापन नहीं करना है। एक अपने हाथ पे स्टॉपवॉच लेके
एक जने इसको क्या किया, इतनी दूरी तक विस्थापित किया और जैसे इसको मैं छोड़ूंगा अपना स्टॉप क्लॉक शुरू करना है और कितना ऑसिलेशन नोट करना है, 20। कैसे नोट करोगे, देखो ये यहाँ से छोड़ेंगे इसको तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर जब ये यहाँ आएगा तो 1। जैसे 20 हुआ स्टॉप वॉच बंद करना है और उस समय को नोट कर लेना। किसमें, जब ये सेंटर से 45 सेंटीमीटर दूर है तो। अब क्या करोगे, फिर इसको निकालोगे, निकालने के बाद इसको 40 पे ले आओगे अगले वाले पे, फिर 20, फिर लाओगे, फिर 20, फिर लाओगे, फिर 20। ये ए से 10वें तक, लेकिन 10वें में नहीं। उसके बाद क्या करना, इधर आ गया, बी सिरे में आ गए, बी सिरे में यहाँ, बी सिरे के लिए यहाँ तो ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15। तो रीडिंग कैसे बनेगा बेटा, 45 का बना, 40, 35, फिर कंटिन्यू करते करते 5 तक, फिर 0। 10 में पहुंच गए तो 0, उसके लिए सब में 0, समय कितना 0, दोलन कितना 0, उसमें कुछ नहीं करना। फिर 5 पे आ गए, 5, फिर 10, करते 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 45 कर लोगे। तो इसका विस्थापन की स्थिति फिक्स कर दी, ठीक है। चलो स्टॉप पर शुरू करो, रेडी, 0 कर लो पहले सेट, 0 पे सेट हुआ। ध्यान देना बेटा, ये मैं 45 सेंटीमीटर नोट करो, यहां से कितना दूर है, 45 सेंटीमीटर। शुरू करें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इस टाइम को नोट करो। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसको बाहर निकाला, ओपन किया, लेकिन ये शार्प एज नीचे होना चाहिए। देखो ध्यान, इधर शार्प वाला नीचे, जेंटली खोलो, यहाँ लगाओ, फिर प्रैक्टिकल करो, फिर खोलो, यहाँ लगाओ, फिर प्रैक्टिकल करो, एंड प्रोसेस टू बी कंटिन्यू। कर लोगे इतना, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन मिला, क्या मिला, जब आप 45 सेंटीमीटर दूर इसको बार पेंडुलम को रखे थे, नाइफ एज को, तो टाइम कितना आया 20 ऑक्सीलेशन का, 33 सेकंड का। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इस 33 में 20 ऑक्सीलेशन को डिवाइड कर देंगे तो 1.65 आएगा। जब नाइफ एज को 40 सेंटीमीटर दूर रखेंगे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और 20 ऑक्सीलेशन करवाया तो यहाँ टाइम आया 32, तो टाइम पीरियड आएगा 32/20 = 1.6। फिर 35 के लिए किया तो 31, टाइम पीरियड 1.55। 30th में आ गए तो 30 आया, टाइम पीरियड 1.5। फिर 25 के लिए 1.4, 20 में रख के 20 ऑक्सीलेशन करवाएंगे तो इसके लिए 1.5, 15 पे 1.6 और ये फिर 10 में किया, 5th वाले में किया और ये 10th वाले में नहीं करते हम लोग। फिर कहाँ चले आए, फर्स्ट में, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जस्ट नीचे वाला, तो ये 5th में आ गए तो 2.4 आ गया। फिर 10th में चले गए तो 1.8 आया। इस तरीके से आपने अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया और ये जो टाइम आप निकाल रहे हैं स्टॉप वॉच में, उसमें 20 को डिवाइड करके आपने आवर्तकाल पता कर लिया। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपका बन गया है। अब क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ स्केल डिसाइड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में कितना लेना है आपको, एक खाने की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के इक्वल लेनी है।
अपने ग्राफ में एक्स एक्सिस में एक खाने की वैल्यू यानी कि 0 से 10 तक कितने लाइनें रहती हैं? 10 लाइनें रहती हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए हम लोग को कितना लिया? 10, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 10। क्लियर हुआ? मतलब 10 लाइन इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 लाइन इक्वस टू 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर को 0.5 सेकेंड ले लीजिए, तो 0.5 सेकेंड लिया तो ये आ गया। अब अपने उस ऑब्जर्वेशन को यहां लिखते जाइए। देखिए, सबसे पहले जब 5 के लिए किया था आपने, 0 से लेकर के 5 के लिए, तो कितना आया? 2.25, और इधर कितना आया? 2.4। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे के लिए जो टाइम पीरियड निकाला है उसको इस ग्राफ में दिखाते जाइए। देखिए, जब 10 सेंटीमीटर दूर थे तो एक साइड के लिए कितना आया? 1.9, दूसरे साइड के लिए कितना आ गया? 1.8। इस तरीके से आपको अपना ग्राफ प्लॉट कर लेना है। क्लियर है? ये ग्राफ बना, और इसको फ्री हैंड अपने पेंसिल से इस तरीके से मिला लेना है। बिल्कुल इसको फ्री हैंड मिलाना ऐसे। क्लियर है? इस तरीके से, और इसको भी उसी तरीके से यहां मिला देना। ठीक? अब यहां ये सब करने के बाद अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो एक लाइन ड्रॉ करिए। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे? एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो सेम रीडिंग वाले कम से कम 4 पॉइंट को क्रॉस कर लेता है। तो आप ये देखिए, एक लाइन ये दिख रहा है, 1.6 यहाँ भी है, 1.6 यहाँ भी है, 1.6 यहाँ भी है, 1.6 यहाँ भी है, और ये 1.5 से थोड़ा ऊपर। मतलब लगभग अगर बात करें यहाँ, एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने लाइन होंगे? 10 लाइन है। 10 लाइन इक्वल्स टू 0.5, तो एक लाइन की वैल्यू 0.05। तो यहाँ से 1.5 से एक लाइन ऊपर है ये। ठीक है, ये एक लाइन ऊपर है। अब इनके नाम लिख दो, कहाँ कहाँ है? P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, P डैश और Q डैश पे। इसके बाद ये देखिए, दूसरा लाइन ये ड्रॉ किया मैंने जो कम से कम रीडिंग को कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है। 1.4 सबसे कम समय है, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। इसका नाम हो गया A और B। क्लियर हुआ? यहाँ तक लाइन खींच लिया आपने। अब ये देखो, इसको मैंने O लिख दिया है, और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं O डैश। यहां तक क्लियर हुआ? और ये O डैश की जो वैल्यू है, यहां पे टाइम निकल के आएगा 1.5 के बाद एक लाइन आगे, एक लाइन जस्ट एक लाइन ऊपर गया है। ये एक लाइन अगर ऊपर गया है तो 1.55 सेकेंड आ रहा है O डैश की वैल्यू। इसके बाद यहाँ देखिए, 1.6 के लिए ये 20 और 30 के बीच में, यानी कि 25, और ये वाला 1.6 कहाँ पे आ रहा है? देखिए 45 में, 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 में। क्लियर हुआ? और यहाँ 1.6 देखिए कहाँ पे आ रहा है? 40 पे। ये वाला 1.6 देखिए कहाँ पे आ रहा है? 20 पे। देख लीजिए ये सब। अब अपना कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले L1 निकालिए। L1 कैसे निकलेगा? इस P पॉइंट से इस P डैश की दूरी। देखिए भाई, यहाँ से ये दूरी कितनी? तो 0 से लेकर के 40 तक, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी? 0 से लेकर 25 तक। मतलब 40 प्लस 25 इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर।
L2 निकालिए। L2 निकालेंगे तो इस Q पॉइंट से इस Q डैश की दूरी, अब Q कितना दूर है देखिए तो 0 से लेकर के 20 इधर है और 0 से लेकर 45 इधर है, तो ये आ गया आपका 65 सेंटीमीटर L2 की वैल्यू। L निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया तो 65 सेंटीमीटर निकल के आया L। अब टाइम पीरियड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इस O पॉइंट से इस O डैश की दूरी यानी कि 0 से लेकर के 1.55 सेकेंड तक, ये T निकला। G का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर इंटू 65 डिवाइडेड बाई 1.55 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1067 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 10.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये तो निकाला आपने G। अब क्या निकालते हैं K की वैल्यू। K निकालने के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, घूर्णन त्रिज्या का मान निकालने के लिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए 2K ये BE के इक्वल होगा। BE नहीं, यहाँ तो AB लिखा है ना, AB लिख लीजिए इसको। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मिटाइए। 2K इक्वस टू क्या लिख दीजिए, AB। A से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये देखिए A से लेकर के O तक, ये A कहाँ तक आया, इन दोनों के बीच में 25 से लेकर के ये B तक 30, 25 और 30 55 सेंटीमीटर। K का वैल्यू कितना होगा, 55/2 यानी कि 27.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन हो गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आया। एक काम करते हैं, अब यहाँ इसको तो ए भी रहने दीजिए, इसको मिटाइए नहीं, ठीक है। ये कैलकुलेशन हुआ, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गया। मतलब आपने जब कैलकुलेट किया तो G का वैल्यू 10.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला और K का वैल्यू 27.5 सेंटीमीटर। रिजल्ट नोट करिए, ये रिजल्ट है आपका। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 10.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला और घूर्णन त्रिज्या 27.5 सेंटीमीटर आया है। अब इसके बाद इसमें परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रायोगिक वैल्यू 10.7 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 9.2% एरर दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशन लिख लीजिए। चूड़धार नुकीले होना चाहिए, दोलन का आयाम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, दोलन ऊर्ध्वाधर तल में होने चाहिए। ये आपका बार पेंडुलम का या यौगिक लोलक का प्रयोग है।